तो इस बार का बजट दरअसल था अंतरिम बजट और वित्त मंत्री ने इसे अंतरिम ही रखा। अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ जो बड़े ऐलान करने थे उनसे परहेज किया और विकसित भारत बनाने का एक खाका मोदी सरकार के लक्ष्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया। फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल को रखते हुए 11,12,000 करोड़ के कैपिटल एक्सपेंडिचर के प्रावधान का बजट में महिलाओं पर खास फोकस और 1 करोड़ नई लखपति दीदियां बनाने का टारगेट, ये सब कुछ बजट में। आशा वर्कर्स को आयुष्मान योजना में शामिल करने का ऐलान, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन प्रोग्राम जैसे कई ऐलान महिलाओं से जुड़े हुए। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 साल में 2 करोड़ नए घर बनाने की घोषणा की गई। साथ ही साथ शहरी गरीबों और मिडिल क्लास के लिए नई आवास स्कीम का ऐलान भी किया गया। 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर रूफटॉप लगाने की योजना का ऐलान किया और सोलर एनर्जी वाले घरों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली हर महीने का देने का ऐलान किया गया। वहीं टैक्स के मोर्चे पर कोई बदलाव देखने को नहीं मिला, लेकिन सॉवरेन बॉन्ड्स की टैक्स छूट का विस्तार किया गया और स्टार्टअप्स के लिए जो टैक्स छूट है उसका दायरा बढ़ाया गया। साथ ही 25,000 तक के पुराने इनकम टैक्स विवादों को खत्म करने का ऐलान भी किया गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11.1% बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ का खर्च किया जाएगा। ये जीडीपी का 3.4% होगा। Building on the massive tripling of the capital expenditure outlay in the past 4 years, resulting in huge multiplier impact on economic growth and employment creation, the outlay for the next year is being increased by 11.1% to 11,11,111 crore rupees. This would be 3.4% of our GDP. सरकार किराए पर रहने वालों और स्लम्स में रहने वाले लोगों के लिए नई हाउसिंग स्कीम लाएगी। Our government will launch a scheme to help deserving sections of the middle class, and I quote from Honorable Prime Minister's words, living in rented houses or slums or chawls and unauthorized colonies, unquote, to buy or build their own houses. राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया था आज उसे पूरा किया गया और बजट में ऐलान हुआ कि 1 करोड़ घरों पर सोलर रूफटॉप पैनल लगेंगे। Through rooftop solarization, 1 crore households will be enabled to obtain up to 300 units free electricity every month. This scheme follows the resolve of Honorable Prime Minister on the historic day of consecration of Sri Ram Mandir in Ayodhya. और जिस चीज का बजट में रहता है सबको ज्यादा इंतजार, यानी इनकम टैक्स में कोई राहत। इस बजट में कोई राहत नहीं मिली। इनकम टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। As for tax proposals, in keeping with the convention, I do not propose to make any changes relating to taxation and propose to retain the same tax rates for direct and indirect taxes, including import duties. तो संसद में बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि तमाम चुनौतियों के बावजूद बजट में वित्तीय घाटे को कंट्रोल में रखा गया है। The budget deficit, fiscal deficit, 5.8%, which is much lower than the 5.9 which was at the BE. Similarly, for the 24-25 budget, we've given 5.1 as the fiscal deficit, so clearly indicating that we are on track to meet the glide path which was set in 2021-22 and that we are
well on track to meet the 4.5% fiscal deficit, on or below 4.5 even by FY26. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिम बजट को अच्छा बताया और उन्होंने कहा कि ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ यानी युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि इस बजट में रिसर्च और इनोवेशन पर 1 लाख करोड़ का जो फंड रखा गया है वो युवाओं को, भारत के युवाओं को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगा। बजट में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। रिसर्च और इनोवेशन पर 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा की गई है। बजट में स्टार्टअप्स को मिलने वाली टैक्स छूट के विस्तार का भी ऐलान किया गया है। साथियों, इस बजट में फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में रखते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर को 11,11,111 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक ऊंचाई दी गई है। और अब बजट पर बाजार के दिग्गजों की राय। बाजार के दिग्गजों को बजट पसंद आया है। बजट के बाद रामदेव अग्रवाल, नीलेश शाह, मधु केला से CNBC आवाज ने अलग अलग बात की। क्या कहा उन लोगों ने, आइए सुनते हैं। बाजार में जो एक्साइटमेंट चल रहा है ऑलरेडी, वो आज के इससे रुकने वाला नहीं है। मतलब जो बजट में कुछ ऐसा कोई भी डिस्टर्बिंग चीज़ नहीं है जिसके कारण से कल जो हो रहा था वो आज नहीं होगा। सो मेरे ख्याल से जो रिटेल का जो एक्सपांशन है वो एक बहुत बड़ा फोर्स है। आई थिंक दैट इज़ मच बिगर देन द बजट इटसेल्फ कि आप 4 मिलियन कस्टमर हर महीने आ रहे हैं, तो वो जो एक्सपांशन है उसके कारण से जो बाजार में जो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना जो शेयर्स हो रहे हैं, आई थिंक दैट इज़ द एक्साइटमेंट एंड दैट शो कंटिन्यूज। बाकी जो थोड़ा इंटरेस्ट रेट कम होगा तो जो बैंकिंग सेक्टर होगा थोड़ा स्ट्रेस में था, आई थिंक वहाँ पर थोड़ा रिलीफ पक्का मिलेगा। और कोटक AMC के नीलेश शाह ने कहा कि इस बजट में सभी के लिए कुछ न कुछ था और बजट अनुमान के मुताबिक रहा। बजट से जो एक्सपेक्टेशंस थी वो बहुत ज्यादा थी एंड बजट की डिलीवरी काफी हद तक एक्सपेक्टेशंस के ऊपर हुई है। इस बजट में सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ है, तो उस वजह से जो इस वक्त करेक्शन दिख रहा है मार्केट में, शायद वो ग्लोबल फैक्टर से ज्यादा हो और वोट ऑन अकाउंट या बजट से कम हो, ये सोचना जरूरी है। केडिया सिक्योरिटीज के मैनेजिंग डायरेक्टर विजय केडिया का कहना है कि बजट उम्मीद के मुताबिक है और ऐसा लगता है कि जैसे मार्केट को बजट के बारे में पहले से पता था। नहीं, वर्डिक्ट अच्छा ही है बजट के लिए, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी भी नहीं। और मेरे को ऐसा लगता है कि जो शेयर बाजार है ना, वो बजट को पहले से ही समझ रखा है। गवर्नमेंट की पॉलिसी सब शेयर बाजार वाले को मालूम है। तो FM ने भी वही सेक्टर के नाम लिए जो सेक्टर में शेयर बाजार में बूम चल रहा है, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी का नाम लीजिए, टूरिज्म का लीजिए, एयरपोर्ट लीजिए या इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिए, कैपेक्स लीजिए। तो ये बजट भी उसी पर आधारित था, वही सब चीज़ों के नाम लिए हैं। तो मार्केट को पहले से मालूम था, उन्हीं शेयरों में पहले से ऑलरेडी बूम चल रहा है मार्केट में, रिटेल पार्टिसिपेशन उन्हीं के अंदर में है। मार्केट एक्सपर्ट गुरमीत चड्ढा ने कहा है कि बजट में हाउसिंग, HFCs, रेलवे कॉरिडोर और नारी शक्ति पर फोकस देखने को मिला। मैं बोलता आया हूँ कि बॉन्ड मार्केट में बहुत जूसी लग रहा है। जब 7.25 का यील्ड था 10 ईयर का, हमारी बात हुई थी। बॉन्ड इंक्लूजन है, फिस्कल पाथ क्लियर है, रेट कट्स होंगे। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि 10 ईयर बॉन्ड और इक्विटी लार्ज कैप का रिटर्न 1 साल का आइडेंटिकल हो सकता है 12-14% का, ऐसा मेरा मानना है। आई थिंक 4 चीज़ें इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैंड आउट करी। मिड इनकम हाउसिंग, आई थिंक हाउसिंग पे फोकस बरकरार है। और एक जो हमने पूरा रैली देखा है होम इम्प्रूवमेंट, बिल्डिंग मटेरियल स्पेस में, चाहे वो पाइप्स कंपनीज हैं, चाहे केबल वायर्स कंपनीज हैं, चाहे सीमेंट है, पूरा होम इम्प्रूवमेंट थीम आई थिंक करेगा। HFCs फोकस में आएंगी। देखना पड़ेगा क्या कितना
उसकी लिमिट्स है, डिटेल्स आएंगी जब कि कितना एग्जेम्पशन मिल रहा है। तो आई थिंक ये, और हाउसिंग के साथ 48 अलग सेक्टर्स जुड़े होते हैं। दूसरा जो रेलवे कॉरिडोर 3 बना रहे हैं उसका इम्पैक्ट बहुत मुझे लगता है होने वाला है। साथ में जो कवच 40,000 कोचेस को कन्वर्ट करेंगे, आई थिंक उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। नैनो डैप एक मेरे को पिक किया, उसमें कोरोमंडल पायनियर है, वो देखना पड़ेगा। अभी गवर्नमेंट ने पीछे नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स में कुछ प्राइस कैप किया था अनुज, पर उन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन इनकरेज किया है। कोरोमंडल का बहुत अच्छा बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, अदर देन द नैनो डैप का इट इज़ वन ऑफ द इनोवेटर। तो आई थिंक वहाँ पे एक मेरी नज़र है कि सोलार पैनल पे हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, वो पहले ही आ गया था उससे। और बार बार गवर्नमेंट ने, जो सौरभ ने भी बोला, वुमेन एंटरप्रेन्योर, नारी शक्ति, आई थिंक ये पॉइंट पकड़ा है उन्होंने। 70% आवास योजना में आइदर वुमेन फर्स्ट होल्डर है या जॉइंट होल्डर है, तो ये फोकस जो है वगैरह। और लास्ट मुझे जो अच्छा लगा वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, आई थिंक ये बार बार उन्होंने स्पेसिफाई किया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो फाइनेंशियल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मुझे लगता है ये सारा वापस से फोकस में आने वाला है। और इस बार के बजट ऐलानों से इकोनॉमी को कितनी मिलेगी रफ्तार, आज इसी पर बजट अड्डा में होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। और अब बात करेंगे बाजार की। आज बाजार में चारों तरफ बस बजट की ही चर्चा थी और इसी के साथ सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग आज देखने को मिली। सेंसेक्स 107 अंक गिरकर 71,645 पर बंद हुआ। निफ्टी 28 अंक गिरकर 21,697 पर बंद हुआ है। आज सबसे ज़्यादा खरीदारी ऑटो, बैंकिंग, एफएमसीजी शेयरों में रही। वहीं मिड कैप इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुआ है। मार्केट का हाल समझते हैं सुमित मेहरोत्रा से। बताएं सुमित, आज बड़ी बातें मार्केट की। तो निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात किया तो आज मारुति ऑटो सेल्स के नंबर्स और के बाद यहाँ पर खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। पावर ग्रिड, सिप्ला, एसबीआई लाइफ, कुछ और ऐसे नाम जहाँ पर खरीदारी के दौर बनते हुए दिखाई पड़े। पावर ग्रिड में करीब 2.5% के आसपास की बढ़त थी। गिरने वाले शेयरों में लार्सन एंड टूब्रो लगातार दूसरा दिन जबकि यहाँ पे प्रेशर था। ग्रासिम में बिकवाली थी 2.5% के आसपास की, उसी का इंपैक्ट अल्ट्राटेक 2.5% की बिकवाली वहाँ पर। डॉक्टर रेड्डीज कल की तेजी के बाद थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग 2% के आसपास की बिकवाली रही। शानदार तेजी थी हुडको में, करीब 20% का उछाल। एनबीसीसी 10% ऊपर, बीईएमएल 9% ऊपर और इन्फीबीम करीब 8% के आसपास की तेजी यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में इंडिया सीमेंट्स नंबर्स के बीच में बिकवाली 7.5% नीचे। रत्नावनी मेटल 6.5%, सी इन्फो 6.5%, दीपक फर्टिलाइजर 6.5% के आसपास बिकवाली यहाँ पर रही। इसके अलावा पीएसयू बैंक्स में पंजाब एंड सिंध बैंक करीब 7% ऊपर, आईओबी 6% ऊपर, यूको बैंक करीब 5% ऊपर और इंडियन बैंक करीब 5% की तेजी यहाँ पर भी आती दिखाई पड़ी। तो बैंक्स में खरीदारी, ऑटो में खरीदारी, एफएमसीजी में खरीदारी, लेकिन बाकी प्रेशर के साथ या फिर फ्लैट साइड में मार्केट्स बंद होते हुए दिखाई पड़े। तो बजट के बाद पूर्व वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा से खास बातचीत की है लक्ष्मण राय ने, आप भी देखिए। मैं अगर पूछूं आपसे स्पेसिफिक, चूंकि आप तो वित्त मंत्रालय में रहे हुए हैं और आप काफी करीब से जानते हैं आंकड़ों को, तो ये बजट जो है विकसित भारत की तरफ बढ़ने में किस तरीके से कारगर साबित हुआ? बहुत ही कारगर साबित हुआ है, लेकिन ये है भी बस अंतरिम बजट है। तो जुलाई में जब प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार तीसरे कार्यकाल के लिए आएगी तो विस्तृत रूप से एक पूरा बजट दिया जाएगा। लेकिन इस बजट में कुछ उसकी रूपरेखा आने लग गई है और इसके 3 जो हैं बिंदु जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला बिंदु जो है वो मैं कहूंगा कि हम लोगों ने अर्थव्यवस्था को एक स्थिरता दी है। जो हम लोग वित्तीय घाटा को कम कर रहे थे उसको हम लोगों ने कम किया। हर चीज पे हम लोगों ने संतुलन बनाए रखा, तो एक स्थिरता दी है। ये पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु जो आपको समझना चाहिए वो यह है कि युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, अन्नदाता के लिए, नारी शक्ति के लिए जो हम लोगों ने कहा है, इन सब के लिए सही हम लोगों ने नीतियां बनाई हैं। इनको हम लोग और प्रोत्साहन दे रहे हैं। और तीसरा बिंदु जो है वो यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर जो निवेश करना चाह रहे हैं उसमें बड़े तेजी से बढ़ोतरी लाके 10 लाख करोड़ तक हम लोग ले आए और 10 लाख करोड़ हम लोगों ने इस वर्ष, वित्तीय वर्ष किया भी है। और अगले वर्ष में इसको 11 लाख करोड़ से ज्यादा हम लोग निवेश हम लोग करने वाले हैं। और इसके अतिरिक्त राज्यों को भी 1 लाख करोड़ 30,000 रुपए हम लोगों ने इंटरेस्ट फ्री लोन दे, इंटरेस्ट फ्री 50 साल का हम लोग लोन दे रहे हैं, जिसमें कि वो भी निवेश कर पाए। तो इस प्रकार से जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है, जो चाहे हमारी सड़कें हों, चाहे हमारे डैम हों, हमारे पोर्ट्स हों, हवाई अड्डे हों, इन सबको जो इस तरीके से बढ़ोतरी दी जा रही है, प्रोत्साहन दिया जा रहा है,
अद्भुत है और वो हम सबके सामने भी है। चूंकि आपने जिक्र किया अपने जवाब में कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, चूंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे सरकार जितना खर्च करती है उसका अलग अलग तरीके से बहुआयामी असर पड़ता है, उसको मल्टीप्लायर इफेक्ट आप 1 रुपए निवेश करें, फायदा उसमें अर्थव्यवस्था में 2, 3, 4 भी हो 4 रुपए तक आता है। हमने कोविड के बाद देखा कि सरकार ने इसमें 20%, 30% तक बढ़ोतरी की, लेकिन इस बार ये बढ़ोतरी मुश्किल से 11% के आसपास हुई है। तो ये क्या संकेत देता है? क्या निजी निवेशकों पर भरोसा बढ़ रहा है? निजी निवेशकों पे तो भरोसा बढ़ ही रहा है और इसमें आप देखें कि सरकार की जो बोरोइंग्स हैं, जो आप जाके बाजार में जाके सरकार जो ऋण लेती है उसको भी कम किया गया है, जिसमें कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको बोरोइंग करने में, उसको लोन लेने में कम खर्चा करना पड़े, ब्याज का दर वहां कम हो जाए। तो एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि हम लोगों को जो वित्तीय घाटा था, जो 5.9% हम लोगों ने लक्ष्य रखा था, उसको 5.8% किया और अब घोषणा की है कि 5.1% करेंगे। तो उस घाटे को भी हम लोगों को देखना था। तो ठीक है, अगर हम लोग और भी खर्चा करते निवेश पे तो फिर घाटे पे उसका एक नकारात्मक प्रभाव होता। तो ये संतुलन बनाना, बजट का जो संतुलन होता है वो भी आप देखिए किस खूबी से इसको किया गया। तो इस बजट से इकोनॉमी को कितनी रफ्तार मिलेगी, कितना दम मिलेगा, इसी पर होगी एक बड़ी चर्चा आज शाम 7:57 पर बजट अड्डा में। कम किया, हर चीज पे हम लोगों ने संतुलन बनाए रखा, तो एक स्थिरता दी है। ये पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु जो आपको समझना चाहिए वो यह है कि युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, अन्नदाता के लिए, नारी शक्ति के लिए जो हम लोगों ने कहा है, इन सब के लिए सही हम लोगों ने नीतियां बनाई हैं, इनको हम लोग और प्रोत्साहन दे रहे हैं। और तीसरा बिंदु जो है वो यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के जो हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर जो निवेश करना चाह रहे हैं उसमें बड़े तेजी से बढ़ोतरी लाके 10 लाख करोड़ तक हम लोग ले आए और 10 लाख करोड़ हम लोगों ने इस वर्ष, वित्तीय वर्ष किया भी है। और अगले वर्ष में इसको 11 लाख करोड़ से ज्यादा हम लोग निवेश हम लोग करने वाले हैं। और इसके अतिरिक्त राज्यों को भी 1,30,30,000 रुपए हम लोगों ने इंटरेस्ट फ्री लोन दे, इंटरेस्ट फ्री 50 साल का हम लोग लोन दे रहे हैं, जिसमें कि वो भी निवेश कर पाए। तो इस प्रकार से जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है, जो चाहे हमारी सड़कें हों, चाहे हमारे डैम हों, हमारे पोर्ट्स हों, हवाई अड्डे हों, इन सबको जो इस तरीके से बढ़ोतरी दी जा रही है, प्रोत्साहन दिया जा रहा है, अद्भुत है और वो हम सबके सामने भी है। चूंकि आपने जिक्र किया अपने जवाब में कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, चूंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे सरकार जितना खर्च करती है उसका अलग अलग तरीके से बहुआयामी असर पड़ता है, उसको मल्टीप्लायर इफेक्ट। आप 1 रुपए निवेश करें, फायदा उसमें अर्थव्यवस्था में 2, 3, 4 भी हो 4 रुपए तक आता है। हमने कोविड के बाद देखा कि सरकार ने इसमें 20%, 30% तक बढ़ोतरी की, लेकिन इस बार ये बढ़ोतरी मुश्किल से 11% के आसपास हुई है। तो ये क्या संकेत देता है? क्या निजी निवेशकों पर भरोसा बढ़ रहा है? निजी निवेशकों पे तो भरोसा बढ़ ही रहा है और इसमें आप देखें कि सरकार की जो बोरोइंग्स हैं, जो आप जाके बाजार में जाके सरकार जो ऋण लेती है उसको भी कम किया गया है, जिसमें कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको बोरोइंग करने में, उसको लोन लेने में कम खर्चा करना पड़े, ब्याज का दर वहां कम हो जाए। तो एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि हम लोगों को जो वित्तीय घाटा था, जो 5.9% हम लोगों ने लक्ष्य रखा था, उसको 5.8% किया और अब घोषणा की है कि 5.1% करेंगे। तो उस घाटे को भी हम लोगों को देखना था। तो ठीक है, अगर हम लोग और भी खर्चा करते निवेश पे तो फिर घाटे पे उसका एक नकारात्मक प्रभाव होता। तो ये संतुलन बनाना, बजट का जो संतुलन होता है वो भी आप देखिए किस खूबी से इसको किया गया। तो इस बजट से इकोनॉमी को कितनी रफ्तार मिलेगी, कितना दम मिलेगा, इसी पर होगी एक बड़ी चर्चा आज शाम 7:57 पर बजट अड्डा में। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। बट पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ।
Say hi to a world where everything leads to exploration. Every journey, every adventure, even that school reunion. Celebrate your journeys with a bold new companion, Škoda Kushaq. Škoda. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बजट से इंडस्ट्री भी काफ़ी खुश नज़र आ रही है। EY के चेयरमैन और CII के वाइस प्रेसिडेंट राजीव मेमानी का कहना है कि सरकार के फिजिकल डेफिसिट का रोड मैप शानदार है और इससे इकोनॉमी को फ़ायदा मिलेगा। एक मैसेज ये बड़ा क्लियरली आता है कि ये गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म पॉपुलिज्म में नहीं है, पॉलिसी की स्टेबिलिटी है, पॉलिसी की कंटिन्यूटी है और गवर्नमेंट की भारत की बैलेंस शीट सुधारने में बड़े तरीके से लगी हुई है। बोरोइंग्स का अमाउंट जो है वो कंट्रोल में रखना चाहती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो एलोकेशन किया है उसमें कॉन्स्टेंटली थोड़ा बढ़ोतरी कर रहे हैं। तो मतलब अगर ये पूरे देखने से ये लगता है कि जो ओवरऑल कंट्रोल है इकोनॉमी का वो बड़ा डायरेक्शन बड़ा क्लियर है। तो कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी बिजनेस से एक बड़ी क्लैरिटी आती है कि ऊपर नीचे कोई झटके वाला ऐसा कोई चेंज नहीं हो। सर, जिस तरह से आपने भी इस बात का जिक्र किया कि जो हाईलाइट रही वो फिजिकल डेफिसिट का जो टारगेट है 5.1% का वो रहा है। इस टारगेट को अगर अचीव किया जाता है या इसके नजदीक भी पहुंचा जाता है तो ओवरऑल किस तरह की इम्प्रूवमेंट आप इकोनॉमी में एक्सपेक्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग? नहीं, इसका एडवांटेज जो सबसे ज्यादा ये होता है फिजिकल डेफिसिट का कि गवर्नमेंट की बोरोइंग्स कम हो जाती हैं। तो जब गवर्नमेंट की बोरोइंग्स कम होती है तो प्राइवेट सेक्टर को जगह मिलती है बोरो करने के लिए। और दूसरा क्या है कि इंटरेस्ट की जो इंटरेस्ट है वो कम होते जाता है। तो फिजिकल डेफिसिट का इम्प्रूवमेंट का सबसे अच्छा ये फायदा ये है कि बोरोइंग्स कम होती हैं गवर्नमेंट की और दूसरा जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उसके कारण वो थोड़े कम होने चाहिए। रेटिंग्स इंप्रूव होंगी, इन्वेस्टर्स जो देखेंगे वो और भी अच्छे तरीके से देखेंगे। तो इस जो वो बहुत पॉजिटिव है और मेरे को आई एम काफी कॉन्फिडेंट हूं कि जो उन्होंने नंबर बताया, अगर पिछले 3 साल से देखें, कोविड का दौरान छोड़ दें, पर उसके बाद जो भी इन्होंने नंबर बताए हैं उन्होंने मोरलेस वो नंबर अचीव ही किए, ज्यादा करके उन्होंने उन नंबर से बेटर ही किया। ITC के CMD संजीव पुरी का कहना है कि सरकार ने अपना विजन और स्ट्रैटेजी बजट में रखा है। इस बजट से प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ने की उम्मीद है। इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं ITC के चेयरमैन संजीव पुरी जी। सर, कॉरपोरेट्स को कुछ ज्यादा उम्मीद तो नहीं थी क्योंकि ये इंटरिम बजट है, लेकिन एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स की जरूर यहाँ पर एक्सपेक्टेशन थी। तो क्या वो पॉजिटिव सेंटिमेंट अब आपको महसूस हो रहा है इस अनाउंसमेंट के बाद, जितना भी कुछ अनाउंस किया गया इस इंटरिम बजट में? जो विजन और स्ट्रैटेजी जो उसके अंदर थी वो सेम कंटिन्यूटी इस बजट में विजन, स्ट्रैटेजी और उसमें आगे उसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या कदम, क्या एनेबलर्स चाहिए, वो सारे उसके बारे में बताया गया है। So the most important thing, in fact, is continuity of vision, strategy, execution roadmap, and that I think is very important because this approach has worked well for the economy. Okay, sir, आपने बोला कि it's bold also. कौन सी चीज जिसको आप ध्यान में रखते हुए कह रहे हैं कि over a period of time, certainly consumption will go up as economy progresses. You see that manufacturing में India has started to make progress. And Finance Minister herself also indicated that private capex has started to kick in. We know real estate sector is galloping ahead. We know the hospitality sector is doing well, and there is further thrust on hospitality sector. There's a lot of focus on agriculture. So it has really touched all the key components of the economy: agriculture, services, manufacturing. And there are purposeful interventions in play being strengthened through the budget. So I think we will only make better progress going forward, and with better progress, consumption will follow. All right, sir. Hospitality sector की बात आपने कही तो tourism और hospitality is like all together. Port connectivity पर जोर दिया गया है to improve tourism. इसके अलावा रेलवे नेटवर्क लगातार expand हो रहा है। तो टूरिज्म सेक्टर के हिसाब से आप इस इंटरिम बजट को किस तरह से देखते हैं? आपने इसमें दो बातें रखी हैं और एक क्वेश्चन भी है
तो एक जो पोर्ट कनेक्टिविटी का है, आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू टच्ड अपॉन, बिकॉज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टू थ्राइव वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसमें लॉजिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पोर्ट कनेक्टिविटी और जो ये रेलवेज के 3 कॉरिडोर जो बताए गए, आई थिंक दीज आर वेरी वेरी विजनरी आइडियाज, and once executed can strengthen competitiveness of the logistics of our logistics costs, so that is certainly very welcome. और इस अंतरिम बजट पर इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय ने बात की है दीपम सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे और वित्त सचिव टीवी सोमनाथ से। आइए देखते हैं। बजट से पहले और बजट के दौरान सरकार ने जिस बात पर बार बार जोर दिया वो ये था कि विकसित भारत बनने का लक्ष्य है 2047 तक। ये बजट इस लक्ष्य को पाने में कितना कारगर साबित होगा, ये जानने के लिए हमारे साथ हैं 2 खास मेहमान। सर, आपका स्वागत हमारे चैनल में। पहला सवाल ये कि विकसित भारत की जब हम बात करते हैं डेवलप्ड कंट्री की, तो बेंचमार्क क्या होता है, इंटरनेशनल बेंचमार्क क्या होता है जिसमें हम लोग कहते हैं कि विकसित हो गया कंट्री, और भारत उससे कितना दूर है? आजकल इंटरनेशनली एक डेवलप्ड कंट्री का एक स्पेसिफिक इंडिकेटर नहीं है, लेकिन इनकम क्लासिफिकेशंस होते हैं, हाई लेवल इनकम, हाई मिडिल लेवल, और भारत अब लो मिडिल लेवल इनकम देश माना जाता है। तो हाई मिडिल लेवल इनकम और उसके ऊपर को हम मकसद रखेंगे ये बेंचमार्क के लिए। उसके लिए हमारा पर कैपिटा इनकम तकरीबन $15,000 से ज्यादा होना हमारा उद्देश्य है कि उस टाइम तक हम वहां तक पहुंचेंगे। दूसरा कि इस देश में उस टाइम पे एब्सोल्यूट पॉवर्टी, मतलब जिनका एक मिनिमम इनकम नहीं है, ऐसा कोई नहीं होगा इस देश में जिनका एब्सोल्यूट पॉवर्टी है। रिलेटिव पॉवर्टी तो हर देश में है, अमीर देशों में भी कोई ज्यादा अमीर है कम है वो अलग है। जब आप एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात करते हैं तो क्या वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात कर रहे हैं? हाँ जी, उसका 0 तक लेना तो 2000 एक मकसद है। 2047 तक ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी 0 हो जाएगा। और जो पर कैपिटा इनकम है वो हाई मिडिल लेवल इनकम कंट्री का अभी 98,000 का आसपास है। बदलता रहता है क्योंकि वो भी ग्लोबल एवरेज वो फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं कि इतने डॉलर में हाई मिडिल लेवल इनकम है, वो भी हर साल ग्लोबली भी चेंज होता है। मैं थोड़ा सा और स्पेसिफिक पूछूं, अभी 98,000 के आसपास हमारा पर कैपिटा इनकम है, तो 2047 तक क्या टारगेट कर चल रहा है? वो मेरे पास वो एग्जैक्ट फिगर नहीं, वो वी आर वर्किंग आउट दोस प्लान्स। वो विजन अलग से आएगा क्योंकि उसमें एक्सचेंज रेट का सवाल भी है, क्योंकि इंटरनेशनल मकसद तो डॉलर में है और डॉलर रूपी का एक्सचेंज रेट भी 2047 तक क्या रहेगा, इसलिए मुझे वो रूपी में बताना थोड़ा मुश्किल है, उसको कुछ कैलकुलेशन करना। इसका एक और पैमाना होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स करके, तो क्या वहां पे आपको लगता है कि 2 से 3 बड़े इंटरवेंशन करने की जरूरत होगी? वो इंटरवेंशन क्या होगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बढ़ाने के लिए और पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने के लिए? इसमें एक बड़ा जो चैलेंज है वो है विमेन्स डेवलपमेंट। उसके लिए सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं और लेते रहेंगे। इसका जिक्र आपको आज के बजट स्पीच में भी मिला होगा। वो एक है, फिर हेल्थ, एजुकेशन, इन क्षेत्रों में भी ज्यादा बल देंगे, इसका भी जिक्र है बजट में, और इन फैक्टर्स से ह्यूमन डेवलपमेंट बनता है। ठीक है, तो इस पे जोर रहेगा। बाकी अर्थशास्त्र जिसमें आप दिन रात लगे रहते हैं, उस पर आपसे सवाल पूछूंगा। पहले दीपम सेक्रेटरी साहब से पूछूं, क्योंकि सबकी निगाहें आप पे टिकी हुई थी और खासतौर सीएनबीसी आवाज के दर्शक जो होते हैं, जो मार्केट आर के दर्शक होते हैं, वो आपको बड़ी उत्सुकता से सुनना चाहते हैं। और बजट के दौरान सब लोग यही ढूंढ रहे थे कि हर साल जो विनिवेश का लक्ष्य दिया जाता है वो इस बार दिख नहीं रहा है। तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, जो कहीं छुपा हुआ दिख नहीं रहा है। तो मैं सोचता हूं आप ही औपचारिक तौर पर ऐलान करें कि विनिवेश का लक्ष्य इस साल के लिए क्या आपने रखा है और अगले साल के लिए क्या रखा है? सबसे पहले तो हम कहते हैं कि विनिवेश और निवेश दोनों एक पहलू हैं। यदि हम विनिवेश करते हैं तो कोई निवेश करता है, और यदि कोई भी निवेश हमारी कंपनीज में क्यों करेगा? यदि उस कंपनियों में जान हो तो सबसे पहले तो उन कंपनियों में जो हमारी 61 लिस्टेड कंपनी है और 16 हमारे लिस्टेड बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनमें जान डालने का काम, उनमें वेल्थ क्रिएशन का काम, तभी तो ना आपको वेल्थ मिले। नहीं, मैं इस पे आ रहा था। दीपम का मतलब सिर्फ डाइवेस्टमेंट नहीं होता है, वो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट भी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि 1 जनवरी 2021, मतलब 3 साल पहले, हमारे जितने 61 लिस्टेड कंपनी हैं और 16 पीएसबीज हैं,
और इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनकी मार्केट कैप, तो मार्केट कैप मतलब शेयर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस, जितने शेयर्स हैं उससे मल्टीप्लाई करें, तो उसकी 15 लाख करोड़ की थी और आज वो 58 लाख करोड़ है। तो हमने, इसका मतलब ये हुआ कि 42 लाख करोड़ हमने एडिड की है वेल्थ क्रिएशन किया है। और उस वेल्थ में सिर्फ सरकार का ही हाथ नहीं है, क्योंकि लिस्टेड कंपनीज हैं बहुत सारी, 49% भी लोगों के हाथ में है, तो उनकी वेल्थ बढ़ी है। एक साल में ही 25 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। तो आप देखेंगे कि यदि हम गवर्नेंस पे जोर दे रहे हैं, जो उनकी सीपीएससीज के, और हम दोनों तरफ से देख रहे हैं, एक तो आप वेल्थ है और दूसरा आपका इनकम है। यदि आपकी डिविडेंड इनकम आ रही है, यदि आप शेयर्स बेच देंगे तो डिविडेंड नहीं आएगा। तो सरकार की दृष्टि से भी देखा जाए तो जो होलिस्टिक व्यू, जो समेकित एक व्यू लेना है, वो इम्पोर्टेंट है। और उस तरह से हमने जो डिसइन्वेस्टमेंट डिविडेंड स्ट्रैटेजी को एकीकृत करके एक जो स्ट्रैटेजी बनाई है, उसके हिसाब से आप देखें कि 42 लाख करोड़ का एक्चुअली वैल्यू अनलॉकिंग हुआ है तो 3 साल में। हाँ, अगर मैं इसमें कुछ जोड़ना चाह रहा था नहीं, इसमें फिर से अपने सवाल को दोहराऊं मैं, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं अगला सवाल ये पूछना चाह रहा था, दीपम का मतलब सिर्फ डाइवेस्टमेंट करना नहीं होता है, एसेट मैनेजमेंट भी होता है, जो बेहतरीन तरीके से आपने किया है। लेकिन क्या माना जाए कि करंट फाइनेंशियल ईयर में जो 10,050 करोड़ रुपए का आसपास डाइवेस्टमेंट रिसीव हुआ है, तो मार्च आते आते तक कहां तक पहुंच जाएगा? नहीं, अभी तो 12,500 करोड़ हो गया है। हाँ। और उसके बाद वो भी आगे बढ़ेगा। इसमें 2 तरह के पहलू आते हैं, एक तो प्राइवेटाइजेशन जिसमें कि मैनेजमेंट कंट्रोल भी जाता है, दूसरा मार्केट सेल्स में जाता है, और तीसरा इसमें इशू है कि डिविडेंड क्या है। अभी आप निवेश पे कर रहे हैं तो डिविडेंड की बात कर रहे हैं, तो डिविडेंड में भी यदि हम डिविडेंड और डिसइन्वेस्टमेंट को करते हैं तो लगभग 56,000 करोड़ हमने अभी तक रेस किया है, और हमें आशा है कि इसमें और 15-20 हजार करोड़ की इसमें और बढ़त होगी। तो बजट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन बजट से जुड़ी तमाम खबरें और उसके साथ साथ उसका विश्लेषण जारी है CNBC आवाज पर। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।